आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के संस्करण में हमारी अर्थव्यवस्था के विकास का लेखा जोखा ऐसे समय में तैयार किया गया जब अर्थव्यवस्था जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित है कोविड-19 के कारण, लेकिन फिर भी न्याय के साथ विकास की अपनी यात्रा बिहार जारी रखेगा आगामी वर्षों में भी। बिहार में विगत एक दशक से भी अधिक समय के दौरान आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में निरंतर विकास हुआ है। राज्य सरकार ने लगातार समुचित वित्तीय प्रबंधन करते हुए विकास को बढ़ावा देने के खर्चों को हमेशा उच्च स्तर पर रखा है। बिहार में पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया गया है। 2019-20 में क्या था कि स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी वो 10.5% थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है। देखो 2019-20 में बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था वो वर्तमान मूल्य पर कितना था, 6,11,804 करोड़ रुपए, और स्थिर मूल्य पर जो था वो 4,14,997 करोड़ रुपए था 2011-12 में। फिर 2019-20 में बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर क्या था, 5,62,710 करोड़ रुपए। ठीक है। बिहार के द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र आते हैं जिसमें तीव्र वृद्धि दर देखी गई है वो है विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य जन उपयोगी सेवाएं और विनिर्माण क्षेत्र। 2019-20 में विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं की जो वृद्धि दर थी वो 20% थी और विनिर्माण क्षेत्र की 11.4% थी। और तृतीय क्षेत्र की जो वृद्धि दर थी वो 2 अंकों में वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो पथ परिवहन संबंधी और सेवाएं और लोक प्रशासन संबंधी हैं। देखो प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट आई है। जो कृषि और कृषि संबंधी एक्टिविटीज़ का एक क्षेत्र होता है प्राइमरी सेक्टर, उसमें जो है 2013-14 में जो है 23% वृद्धि दर थी, 23% हिस्सा था। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर का, जो घटकर 2019-20 में 19.5% रह गया है। ठीक है। वहीं द्वितीय क्षेत्रक में क्या था कि 2013-14 में 19.30% वृद्धि दर थी, वहीं वो 2019-20 में 20.3% हो गया है। लेकिन तृतीय क्षेत्र के हिस्से में निसंदेह उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013-14 में तृतीय क्षेत्र का योगदान 57.3% था, जो बढ़कर 2019-20 में क्या हो गया, 60.2% हो गया। इसी प्रकार अब फसल क्षेत्र का जो हिस्सा था 2013-14 में वो 14.2% था, जो 4.5% घटकर 2019-20 में 9.7% रह गया है। देखो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है ना कुछ 2 उप क्षेत्रों का हिस्सा जो उल्लेखनीय बढ़ा है। पथ परिवहन का 4.4% से 5.9% हो गया है और सेवाओं में 10.5% से बढ़कर 13.8% हो गया है। अगर प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद देखा जाए तो उसमें जो 38 जिले हैं बिहार के, उसमें रैंकिंग से पता चलता है कि बिहार के जो है 3 सबसे समृद्ध जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। पटना में जो है 1,12,604 रुपये है, बेगूसराय 45,540 रुपये है और मुंगेर 33,385 रुपये है। क्या सकल प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरी ओर सबसे गरीब जिले किशनगंज, अररिया और शिवहर 19,000, 18,000 और 17,000 के आसपास। और राजकीय वित्तीय व्यवस्था में देखा जाए तो 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा 2% था। देखो 2019-20 में राजकोषीय सूचक दर्शाते हैं कि इस दौरान स्तर को देखते हुए सरकार में सुस्ती देखी गई है और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों में भी जो है अर्थव्यवस्था में सुस्ती देखी गई है और राजस्व संग्रह को इसने प्रभावित किया है। इसका परिणति यही है कि सरकार जो है अपना देखो 2019-20 में बिहार सरकार की जो कुल प्राप्ति थी वो 1,53,408 करोड़ रुपए थी, जो कि 2018-19 की तुलना में कुछ अधिक है। बिहार में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति 18-19 में 1,31,793 करोड़ रुपए से घटकर 19-20 में 1,24,233 करोड़ रुपए हो गई थी राजस्व प्राप्ति में।
का हिस्सा बिहार का जो प्राप्ति है उसमें घटा है। 2019-20 में राज्य सरकार की पूंजीगत प्राप्ति जो थी वो 20,494 करोड़ रुपए से घटकर से बढ़कर 29,175 करोड़ रुपए हो गई है। देखो, बिहार राज्य जो है वो जो है बिहार राज्य सरकार जो है वो केंद्रीय करों में अपने हिस्से और केंद्र सरकार के अनुदानों तथा उधारों पर काफ़ी अधिक निर्भर है। राज्य सरकार अपने द्वारा अर्जित राजस्व से अपने 27.3% राजस्व व्यय का वित्तीयन कर सकती है, जो 2018-19 की तुलना में 25.4% से ज़्यादा है। 2019-20 में राज्य का अपना कर और करोत्तर राजस्व 33,539 करोड़ रुपए से बढ़ के 33,858 करोड़ रुपए हो गया है, जो कुल राजस्व का 25.4% था वो 2019-20 में बढ़कर 27.3% हो गया है। देखो, बिहार सरकार जो है वो 2019-20 में वेतन पर अपने बिहार सरकार के अंदर जितने कर्मचारी आते हैं उनके वेतन पर 20,418 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो विगत वर्ष से 2.3% अधिक है। ये 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.3% था और राजस्व प्राप्ति का 16.4% और राजस्व व्यय का 16.5% था। 19-20 में पेंशन पर 17,110 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि विगत वर्षों से 6.8% अधिक था। इस वर्ष पेंशन पर व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.8%, यानी कि बिहार राज्य का जो अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो मूल्य है उस पूरे मूल्य पर 2.8% सरकार जो है वो पेंशन भोगियों पर खर्च करती है और राजस्व प्राप्ति का 13.8% और राजस्व व्यय का 13.9% था। देखो, कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा जो है 2019-20 में 18.7% था सकल घरेलू राज्य उत्पाद में। ठीक है, ये गिरावट कृषितर क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण हुआ है। देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्र का योगदान घटने के बावजूद कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति जो है पेशागत वितरण के लिहाज से केंद्र में बना हुआ है। 2018-19 में 74 लाख हेक्टेयर था सकल शस्त्र क्षेत्र कृषि क्षेत्र, लेकिन जो है वो जिसका अर्थ 144% फसल सघनता है। बिहार में जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है वो 2019-20 में वो 163.80 लाख टन, जो रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई। 2019-20 में पशुधन का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 6% का योगदान था और 2019-20 में 45.47 लाख पशु का इलाज किया गया और 36 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया और बिहार में दूध का कुल उत्पादन 6.07% की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 82 लाख टन से बढ़कर 2019-20 में 104.83 लाख टन हो गया है। ठीक है ना। 2019-20 में दूध का जो उत्पादन था वो 104.83 लाख टन हो गया है और अंडों का जो कुल उत्पादन था 2019-20 में 274 करोड़ पहुंच गया है। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2019-20 में बिहार में 1,66,434 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। लगभग 3 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हैं। 2019-20 में 36.24 लाख टन थी बिहार में उर्वरक की कुल खपत। तो राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जैव उर्वरक और खाद को अधिक उपयोग में बल दे रही है। देखिए, बिहार में जो है औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान रहा है 2019-20 में वो कम से कम 20% रहा है। इसका संपूर्ण भारत में औसतन लगभग 31% है। देखो, बिहार में जो है 2019-20 तक कृषि आधारित कारखानों की जो वृद्धि दर है वो 11.7% रही है, जो संपूर्ण भारत के स्तर से 9.30% अधिक है। और कृषि आधारित कारखाने की वृद्धि दर से ये पता चलता है कि बिहार में जो है कृषि उत्पादन के बड़े हिस्से का वास्तविक प्रसंस्करण अब राज्य में ही हो रहा है। बिहार में पिछले 3 वर्षों से में 36.2% उद्यमों में विस्तार हुआ है, जिसका स्तर संपूर्ण भारत के स्तर से 7.6% अधिक है। 2019-20 में राज्य में 474.05 लाख क्विंटल ईख की पेराई हुई है और 72.29 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है।
2019-20 में चीनी प्राप्ति का प्रतिशत 18-19 की तुलना में 10.37% से बढ़कर 10.72% हो गया है। चीनी मिलों के उत्पादों के उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। देखो, पिछले कुछ वर्षों में कॉम्फेड जो है ये विस्तार की दिशा में सक्रिय है और गठित समितियां जो बनी है, कार्यशील सहकारी समिति और निबंधित सरकारी समिति की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और इसमें इस संगठन में जो सदस्य की संख्या है वो 18-19 में 11.85 लाख थी जो बढ़कर 2019-20 में 12.30 लाख हो गई है। सुधार हुआ है। तो बिहार में जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार हुआ है और वर्ष 2018-19 से 19-20 के बीच में क्रियान्वित अभिकरणों के लक्षित लाभार्थियों की संख्या जो है 13.7% बढ़ी है और 19-20 में ये 36% तक बढ़ गया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत 2016 और दिसंबर 2020 के बीच उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 19,348 करोड़ रुपए का निवेश किया है और 1603 निवेश प्रस्ताव हुए हैं, जिसमें से दिसंबर 2020 तक 262 इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है और इन इकाइयों में कुल 1886 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। बिहार में जो है उद्योग के विकास के प्रयास के लिए जो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो बियार्डा है 2019-20 में 342 करोड़ रुपए के निवेश वाली 91 उत्पादक इकाइयों को आकर्षित किया है बियार्डा ने बिहार में और अधिकांश जो इकाई है वो अति लघु और लघु उद्यम के आए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग को 2019-20 में 275 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ठीक है ना। अब बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दे दिया गया है। देखो, ग्रामीण बिहार में जो निर्भरता अनुपात है वो 61.1% के उच्च स्तर पर है, जो संपूर्ण भारत के औसतन 49.5% से 11% अंक अधिक है और शहरी बिहार में निर्भरता अनुपात 52% था, जो संपूर्ण भारत के औसत 40.5% से 12.3% अधिक है। तो बिहार में उच्च प्रजनन दर के कारण बच्चों की बड़ी आबादी होने से श्रेणी में निर्भर आबादी बढ़ जाती है और उच्च निर्भरता अनुपात का कारण बनती है। कृषि और वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में 47.9% पुरुष श्रमिक थे और 66% महिला श्रमिक नियोजित थी। पुरुष श्रमिकों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता निर्माण क्षेत्र था, जहां के 17% पुरुष श्रमिक नियोजित थे और राष्ट्रीय औसत के 14% से 3.5% अधिक थे। महिला श्रमिक के लिए कृषि वानिकी मत्स्य क्षेत्र में 16% के साथ शिक्षा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता था। 2019-20 में क्या हुआ कि 551.1 हजार निर्माण मजदूरों ने बिहार राज्य भवन और अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास अपना निबंधन कराया, जो गत वर्ष से 59% अति अधिक है। देखो, बिहार में कौशल विकास कार्यक्रम में 16 विभागों को धनराशि आवंटित की जाती है। ठीक है ना। कौशल विकास के अंतर्गत 16 विभाग को धनराशि आवंटित की जाती है और बिहार में जो इस राशि को आवंटित करने का जो पैटर्न है वो राज्य सरकार के फोकस पर निर्भर करता है कि कौन से क्षेत्र में सरकार जो है ज़्यादा रोजगार देना चाहती है। तो 2019-20 में जो सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित किया है कौशल विकास कार्यक्रम के लिए, वो 4,433.34 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जो कि विगत वर्षों की तुलना में 42% अधिक है। और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और समाज कल्याण विभाग के मामले में भी यही पैटर्न देखा गया है। महामारी के दौरान सरकार ने 2020 में राज्य सरकार ने प्रत्येक निर्माण मजदूर के लिए 2,000 रुपये के अनुदान की घोषणा की थी और सितंबर 2020 के अंत तक 11,07,696 निबंधित निर्माण मजदूरों के बीच 221 करोड़ रुपए वितरित किए गए और रकम को लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया गया। देखो, कोविड-19 के कारण जो है औद्योगिक गतिविधि बिहार में प्रभावित हुई है और राज्य सरकार ने और इस गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एक श्रम औद्योगिक नियम में भी जो है वो बदलाव किया है और नियमावली 2020 यानी कि औद्योगिक नियोजन संशोधन नियमावली 2020 के मैनुअल में संशोधन किया है और संविदा श्रमिकों की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 करने के लिए बिहार संविदा श्रमिक नियमावली 2020 में संशोधन किया है।
देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का योगदान जो है वो 10% है। देखो, 2020 सितंबर 2020 तक जो बिहार में नेशनल हाईवेज था उसकी संख्या 58 थी, ठीक है। और इसकी जो लंबाई थी वो 5,475 किलोमीटर थी, 5,475 किलोमीटर थी। 2005 तक गंगा नदी पर सिर्फ 4 पुल थे। उसके बाद 12 अतिरिक्त पुल निर्मित हो चुके हैं और ये निर्माणाधीन है। साथ ही कोसी नदी पर भी पुल नेटवर्क का विस्तार हुआ है और 20 से 25 किलोमीटर पर पुल बन चुके हैं और निर्माणाधीन है। पुल नेटवर्क के विस्तार के जरिए गंडक, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक और अन्य नदियों पर भी पुल बने हैं। देखो, सितंबर 2020 तक रेलवे ने बिहार में 300 किलोमीटर नई लाइनें बनवाई हैं और 191 किलोमीटर में रेल लाइनों का मजबूतीकरण किया गया और 304 किलोमीटर में लाइनों के गेज बदले गए हैं और 1687 किलोमीटर में लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। 244 ऊपरी पुल बना है और भूमिगत पुल बनाए गए। इस अवधि में यात्रियों की सुविधा के लिए 58 जोड़ी नई रेलगाड़ियों का संचालन किया गया। बिहार में 58 जोड़ी नई रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया गया। साथ ही 100 जोड़ी से भी अधिक रेलगाड़ियों के लिए अनेक स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव शुरू किए गए और पिछले 15 वर्षों में वायुयानों की आवाजाही 9 गुनी और यात्रियों की आवाजाही 25 गुनी से अधिक हो गई है। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2019-20 में 8,210 करोड़ रुपए के खर्च से 4.2 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया गया है, ठीक है ना। पिछले कुछ रुझानों की निरंतरता में जन वितरण प्रणाली बिहार में संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में 85% और शहरी क्षेत्र में 74% आच्छादन है। उठाव का प्रतिशत हमेशा ही कुल आवंटन के 95% से अधिक रहा है, ठीक है ना। 19-20 में ये 99.8% था। पंचायती राज संस्था ने शिक्षा, मनरेगा योजना के क्रियान्वयन और ग्रामीण अधोसंरचना क्षेत्रों में काम के जरिए ग्रामीण विकास के लिए मूल्यवान सेवाएं प्रदान की हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जीनों स्तरों को मिलाकर पंचायती राज संस्थानों का व्यय 2019-20 में बढ़कर 8,549 करोड़ रुपये हो गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। अभी तक इसके तहत 1.09 करोड़ व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण किया गया है। अभी तक 96% गाँव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। रूर्बन कार्यक्रम 25 से 50 हज़ार आबादी वाले ग्राम संकुलों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। बिहार में इस कार्यक्रम के तहत 11 संकुलों की पहचान की गई थी। अभी तक मिशन के लिए 1,179 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से 157.4 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। नगर विकास में देखो, बिहार में शहरीकरण का परिणाम भारतीय स्तर की तुलना में कम मात्र 11.3% है, लेकिन हाल में 8 नए नगर परिषदों के साथ 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना की गई है। इसके अलावा 32 पुराने अधिसूचित क्षेत्र परिषदों को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया है, जबकि 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया है। वहीं 12 नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है। इसमें शहरीकरण पर 11.3% से बढ़कर 15.2% हो जाएगी। देखो, शहरी विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटन जो है किया गया है 2018-19 में 3,064 करोड़ रुपए हो गया, जो 125% वृद्धि को दर्शाता है। 2020-21 में तक शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन कनेक्शन के जरिए साफ सुथरा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सारे चापाकलों को हटाने का लक्ष्य है, जिन पर शहरी आबादी अभी अपनी संबंधी जरूरतों के लिए निर्भर है। एक मोटा अनुमान है कि इस कार्यक्रम में लगभग 15.854 लाख परिवारों को लाभ होगा। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 2019-20 में 42,351 हो गई है। वर्ष 2018 में 2 लाख शौचालय का निर्माण हुआ था, जिनकी संख्या 2019 में 4.09 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। कुल मिलाकर 13,365 करोड़ व्यय वाली पटना मेट्रो रेल परियोजना को फरवरी 2019 में स्वीकृति मिली थी और इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2019 में मेट्रो रेल निगम लिमिटेड गठित और निबंधित किया गया था। इस परियोजना की कुल लंबाई 31 किलोमीटर है। विशेष परियोजना माध्यम के मॉडल से पटना मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन पर 13,412 करोड़ रुपये खर्च आएगा।
देखो, बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्रों के राज्य में 2019-20 में प्रमुख बैंकों की कुल 177 नई शाखाएं खोली गई है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की तुलना में प्राइवेट बैंकों ने अधिक योगदान किया, क्योंकि 177 में से 110 शाखाएं उनके द्वारा ही खोली गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 48 नई शाखाएँ खुली हैं। वहीं लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की संयुक्त रूप से 19 शाखाएँ खुली हैं। देश की जनसंख्या में अपने हिस्से की तुलना में बिहार में बैंकों की कुल संख्याओं का हिस्सा कम नहीं है। इन शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या भी राष्ट्रीय औसत से कम है। कुल बैंक कर्मियों में बिहार का कम हिस्सा होने के कारण बैंकों की शाखाओं में देश के अन्य राज्यों से अधिक भीड़ रहती है। बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि 2019-20 के बीच 22,428 करोड़ रुपये बढ़ी है। इस अवधि में से राज्य में दी गई ऋण राशि 15,392 करोड़ बढ़ी है। 2020 के अंत में 17 जिलों के ऋण जमा अनुपात राज्यों के औसतन कम थे। किसी भी जिले का ऋण जमा अनुपात संपूर्ण भारत के औसत से अधिक नहीं था। पूर्णिया का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 75.1% और मुंगेर का सबसे कम 25.9% था। किशनगंज का 60% ऋण जमा अनुपात सुदूर दूसरे स्थान पर था। मुंगेर, सारण, भोजपुर, अरवल जिलों का ऋण जमा अनुपात 30% से भी कम था। देखो, बैंकों ने विगत वर्षों के दौरान वार्षिक ऋण योजना का अपना लक्ष्य बढ़ाया है, लेकिन उनकी उपलब्धि के प्रतिशत में लगातार गिरावट आई है, जो 2017-18 में 90% से घटकर 19-20 में 72% रह गई है। देखो, 2019-20 में कुल 1,66,434 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे, जो बहुत है। मार्च 2020 तक बिहार में सभी बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियाँ 14% थी। मानव विकास में देखो, राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में अपना विकास मूलक व्यय बढ़ाया है। पिछले 6 वर्षों के राज्य में प्रति व्यक्ति विकास व्यय 17% की दर से वृद्धि होती रही है। 2001 में बिहार में कुल प्रजनन दर जो है 4.4 जन्म प्रति महिला थी, जो कि 2011 में घटकर 3.6 और प्रतिवर्ष निबंधन प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार 3.3 रह गई थी। बिहार में स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था में सुधार। सरकारी अस्पतालों की प्रति माह पहुंचने वाले रोगियों की संख्या से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019-20 में प्रति अस्पताल प्रति माह पहुंचने वाले रोगियों की संख्या में 9,517 थी, जबकि 2016 में यह संख्या 8,996 थी, जो कि अस्पतालों में पहुंचने वाले रोगियों की 5.8% वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रसव, संस्थागत प्रसव, बिहार में जो संस्थागत प्रसव की संख्या है वो 2019-20 में 76% हो गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 19-20 में पानी को गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा और 37,911 वार्डों को मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत शामिल किया गया है। बिहार की प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में कुल नामांकन में लगातार वृद्धि होती रही है। प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 2018-19 में 141.35 लाख और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन 59 लाख था। हाल के वर्षों में शिक्षा के एक महत्वपूर्ण सूचक सृजन दर में लगातार गिरावट आई है। प्राथमिक स्तर पर सृजन में 2012-13 से के 31.70% से 2018-19 में 21.35% रह गया था। इस अवधि में उच्च प्राथमिक स्तर पर यह गिरावट 1.89% अंकों की थी, जो 2012-13 में 46.70% से अधिक। ठीक है ना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थी को 10,000 रुपये और इंटरमीडिएट पास करने वाली मुस्लिम बालिका विद्यार्थी को 15,000 रुपये दिए जाते हैं। वर्ष 2020-21 में 87,899 विद्यार्थियों को लाभ हुए हैं। इतना 108 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। राज्य सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्य में समुचित चिकित्सा व्यवस्था के लिए 546 अलगाव आइसोलेशन केंद्र की स्थापना करने की पहल की थी और इसमें 334 कोविड आक्रांत देखरेख और 200 समर्पित कोविड आक्रांत स्वास्थ्य केंद्र और 12 समर्पित अस्पताल थे। 2021 के अंत तक बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर जांच का आंकड़ा 1,65,129 था। मिड डे मील के तहत 20 मार्च 2020 के बाद से महामारी की पूरी अवधि में पके मध्याह्न भोजन की जगह अब जो है पूरा लॉकडाउन में क्या हुआ कि पका हुआ खाना नहीं मिल रहा था। मिड डे मील में जगह खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया गया। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच सभी निर्देशों का पालन करते हुए
विद्यालय स्तर पर क्या किया गया है तो 1.26 करोड़ लाभार्थियों के बीच 1,46,721 टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया, जो अभी भी जारी है। अच्छा, बाल विकास में अगर देखा जाए तो 0 से 18 वर्ष उम्र के सभी बच्चों की आबादी जो है बिहार में इसका परसेंटेज जो है 48% है, ठीक है। और राज्य में इतना करोड़ बच्चे हैं, 4.98 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 4.47 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। देखो 4.98 करोड़ बच्चे हैं टोटल बिहार में, जिसमें से 4.47 करोड़ जो है मतलब लगभग अप्रॉक्स टू 89% के आसपास ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, और 0.50 यानी कि 10% शहरी बच्चे हैं, ठीक है। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया जो है 13-14 से शुरू की गई थी, ठीक है। जेंडर बजट भी बिहार में शुरू किया गया था। बाल विकास का जो 6 वर्षों में राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर जो औसतन हिस्सा खर्च किया गया है बजट का, वो 11.3% किया गया है। समेकित बाल विकास सेवा केंद्र सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों में से एक है और आरंभिक बचपन में देखरेख और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों के बीच प्रतिनिधि कार्यक्रम है। बिहार में जो है बच्चों के लिए 544 परियोजना कार्यालयों द्वारा जरिए समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में चल रही है, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। और 2020-21 में 1723 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। किशोरी योजना भी चल रही है, 11 से 14 वर्ष की उम्र के स्कूल जाने वाली सभी लड़कियों के लिए ये किशोरी योजना। इसके तहत क्या क्या है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में सूखा राशन बतौर सूक्ष्म पोषक तत्व सहित 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और 600 किलो कैलोरी ऊर्जा देने वाले पूरक पोषाहार महीने में एक बार 25 दिन के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से खर्च होता है। और इस योजना पर 11 लाख रुपए व्यय हुए और 433 लाख रुपए का प्रावधान 2020-21 के लिए किया गया है। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा और पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और लड़कों के लिए शौचालय सुविधा वाले प्राथमिक विद्यालयों का हिस्सा 13% था, जो 2018-19 में जो है 96% हो गया था। बिहार में साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8% है, जो 2001 की तुलना में ज़्यादा है, 14% ज़्यादा है। और 7 से 18 वर्ष की उम्र में साक्षरता दर 79 है। देखो, बिहार के शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के जरिए ई कंटेंट का प्रसारण कक्षा 9 से 10 के लिए अप्रैल से कक्षा 6 से 8 के लिए 11-12 के लिए मई से और कक्षा 1, 2, 3, 4 के लिए जून 2020 से शुरू कर दिया था। डिजिटल शिक्षा के लिए दूरदर्शन बिहार ने 5 घंटे के कक्षा 1, 2, 3, 5 और 6, 8 और 9, 10 और 11-12 के लिए 1-1 घंटे के स्लॉट उपलब्ध कराए हैं। 2019-20 में बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा जो 1094 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात हुआ। बिहार में वर्षापात जिलावार वितरण से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्तर से के जिलों में दक्षिण जिलों की अपेक्षा अधिक बारिश हुई। उसके बाद पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और सिल्ली उत्पादन का हिस्सा 7% रहा है, लगभग 8% रहा है। और 19-20 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने वृक्षारोपण अभियान के हिस्से के बतौर 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया। और कृषि वानिकी और हरियाली मिशन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 116.17 करोड़ रुपए का व्यय किया। पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई जिले में झाझा के स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया 3 दिवसीय पक्षी उत्सव। कुल बजट 85 लाख रुपए था।
ठीक है ना। ईंट भट्टों द्वारा उत्सर्जन में कमी करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के सभी ईंट भट्टों को पुरानी प्रौद्योगिकी छोड़कर अपेक्षाकृत स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने का निर्देश दिया है। साथ ही बिजली और सीएनजी जैसे स्वच्छता ईंधन के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, जो बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफान, चक्रवात जैसे जलवायु से संबंधित आपदाओं के प्रति राज्य की अत्यधिक संवेदनशीलता से जाहिर होता है। 19-20 में राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 3,539 करोड़ रुपये अलग करके आपदाओं के कुशल प्रबंधन पर अपनी उच्च प्राथमिकता दर्शाई है। लॉकडाउन के दौरान कठिनाई का सामना कर रहे बिहार के लोगों को कोरोना सहायता के प्रति राशन कार्डधारी 1,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कुल 1,624 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीबी, गृहविहीन, विपदाग्रस्त और राज्य के शहरी क्षेत्रों में फंसे अन्य ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और आश्रय देने के लिए 27 मार्च 2020 से आपदा राहत केंद्र खोले गए हैं। 15 जून 2020 तक चल रहे उनमें से 15 लाख लोगों को सख्ती से क्वारंटाइन में रखा गया। हाल के अनुमान के अनुसार 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी भारतीय अर्थव्यवस्था के 4.2% की तुलना में 10.5% बढ़ा है। बिहार की अर्थव्यवस्था की यह सराहनीय वृद्धि 2018-19 में भी दर्ज की गई थी। विगत वर्षों में बिहार भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दरों की तुलना करने पर दिखता है कि औसतन वृद्धि दर बिहार और भारत दोनों में लगभग समान रही है। बिहार की अर्थव्यवस्था विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान तृतीय क्षेत्र का रहा है और उसके परिणाम स्वरूप चली आ रही विकास प्रक्रिया के कारण अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना बदल गई है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है, द्वितीय क्षेत्र लगभग स्थिर है और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर इसका अर्थ द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के स्थान शहरों की अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत तेज वृद्धि दर है। दुर्भाग्यवश इस परिघटना को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर आबादी के जाने का साथ नहीं मिला है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बन गया है। देखो, बिहार की जो वृद्धि दर थी वो 10.5 थी और भारत की 4.2। तुलनात्मक रूप से बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वो विकास दर 10.5% है। ठीक है ना। देखो, बिहार में समृद्ध और अपेक्षाकृत पिछड़े जिले हैं। देखो मापदंड, देखो 3 शीर्षस्थ जिले और 3 सबसे पिछड़े जिले। पेट्रोल के मामले में पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली संपन्न जिला है। डीजल के मामले में पटना, बेगूसराय, शेखपुरा संपन्न जिला है। एलपीजी के मामले में मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय संपन्न जिला है। लघु बचत के मामले में पटना, सारण, नालंदा संपन्न जिला है। प्रति व्यक्ति आय पटना, बेगूसराय और मुंगेर संपन्न जिला है। पिछड़े जिलों में देखो, लखीसराय, बांका, शिवहर पेट्रोल के मामले में पिछड़ा है। डीजल के मामले में बांका, मधुबनी, शिवहर। एलपीजी के मामले में बांका, अररिया, किशनगंज। लघु बचत के मामले में पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और प्रति व्यक्ति आय शिवहर, अररिया, किशनगंज। देखो, वर्ष 2019 के अंतिम दिनों में कोविड-19 के आरंभ के समय से ही अनेक संस्थानों और विद्वानों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत समेत अलग अलग देशों की वृद्धि दरों का पूर्वानुमान करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्वानुमान संबंधी ऐसे अभ्यास के लिए कोई मानक प्रवृत्ति नहीं है। फलतः अनुमानित वृद्धि दरें मान्यता नकारात्मक है और उनमें काफ़ी अंतर है। ऐसी स्थिति में अत्यंत आवश्यक है कि पूर्वानुमान संबंधी ऐसे अभ्यास में प्रविधि, खास तौर पर उसकी पूर्वाधारणाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। वर्ष 2020-21 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में पूर्वानुमान के लिए हमने इसे तर्कसंगत पूर्वाधारणा के साथ शुरुआत की है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के स्तरों में कमी 2 कारकों के चलते होगी। पहला, लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंध जिसमें उत्पादक गतिविधि पर रोक लगी। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों के सेवाओं की मांग में कमी। इन दोनों कारकों का नकारात्मक प्रभाव सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं होगा। विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति के आधार पर उत्पादक गतिविधि पर लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंध और मांग में कमी दोनों लिहाज से निम्न, मध्यम और नकारात्मक प्रभाव महसूस करने वाले क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2019-20 में जो बिहार का राजस्व था वो क्या था कि कर से जो है राजस्व 75% प्राप्त हुआ और सेंटर से जो सहायता और अनुदान जो मिला वो 22% मिला और 3% करेत्तर राजस्व था। देखो, 2018-19 में जो सेंटर से अनुदान मिलता था वो 19% था, जिसको बढ़ाकर 22% कर दिया गया। देखो, 2019-20 में राजस्व व्यय 1,23,533 करोड़ रुपए था और पूंजीगत व्यय जो है 20,080 करोड़ रुपए था। देखो यहाँ पे इसमें कहता है कि 2019-20 में सामाजिक सेवाओं पर जो बिहार में खर्च हुआ है वो 55,000
55,333 करोड़ रुपए थे और आर्थिक सेवाओं पर 26,571 रुपए का खर्च किया गया है। बिहार अपने राजस्व का सामाजिक सेवाओं पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है। सामाजिक सेवाओं पर देखो, इसमें क्या है ना कि बिहार में जो कृषि है, कृषि क्षेत्र को 3 कारणों से राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था में केंद्रीय स्थान हासिल है। एक, बिहार में लगभग 74% श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर निर्भर है। दूसरे, गंगा के जो मैदानी भाग के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन कृषि विकास के लिए अवसर देते हैं। और तीसरे, बहुसंख्यक गरीब और कुपोषित हैं। वर्ष 2019-20 में कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्रों का राज्य के GSDP में 18.7% का योगदान था और पशुधन का योगदान औसतन 6% था। 2019-20 में जो बिहार में खाद्यान्न उत्पादन हुआ है वो 163.80 लाख टन था, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 7 निश्चय पार्ट 2, हर खेत को पानी के अनुसार राज्य सरकार की राज्य के हर खेतों को सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है। सबसे हाल के कृषि रोड मैप 3 2017 से 2022 में जैविक कृषि और बेहतर जल प्रबंधन व्यवहारों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करके कृषि की संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया गया है, जो कि बिहार में दूसरी हरित क्रांति का कारण बने। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना शुरू की गई है, उसकी वजह से कृषि कार्यों के लिए ऋण सहायता जो है काफ़ी बढ़ी है और कोविड-19 महामारी के दौरान लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और गरीबों को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं। तो कृषि का रूपांतरण संधारणीय विकास लक्ष्य SDG के 2030 के लिए एजेंडा है, जिसमें कि भूख और गरीबी मिटाने के लिए वैश्विक आह्वान किया गया है। ग्रामीण प्रकृति की अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक आर्थिक विकास तेज करने और रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने और गरीबी न्यूनीकरण में सहायता करने और कृषि का तेज विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार की जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार बिहार की जो 88.7% आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 75% श्रम शक्ति जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। ये देखते हुए कि बिहार की शहरीकरण की दर महज 11.3% है, राज्य का कृषिगत अनुभव अपनी जनता के लिए भोजन उपलब्ध कराने की मुख्य भूमिका में आगे बढ़कर निर्भर श्रम शक्ति की बड़ी संख्या को आय और जीविका संबंधी सहायता देने को भी लक्षित किया गया है। साथ ही 2000 में विभाजन के बाद से बिहार में कृषि और कृषि संबद्ध क्षेत्र ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। कृषि हो गया फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन। 2019-20 में जो कृषि प्राइमरी सेक्टर में कृषि का जो योगदान था वो 18.7% तक रह गया है, जो कि 2018-19 के कंपैरिजन में कम हुआ है। प्राइमरी सेक्टर देखो, ये पशुधन बिहार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसके बढ़ते योगदान को स्पष्ट करता है। 2019-20 में इसका जो शेयर था वो 2.6% घट गया है और 9.7% रह गया है। देखो, बिहार जैसे समुद्र तट रहित राज्य में जहां देश की 8.6% आबादी रहती है और जनसंख्या घनत्व जो है 382 के राष्ट्रीय औसत की जगह 11 यानी 11,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कृषि क्षेत्र को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और देश के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 93.6 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% है। हाल के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि और निर्वरीकरण के कारण राज्य के भूमि संसाधन पर काफ़ी दबाव रहा है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक चुनौती खड़ी करता है। बिहार राज्य में पिछले 3 वर्षों में लगभग
56% ज़मीन का उपयोग फसल बुआई के लिए होता है, ठीक है। और भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 55.2% है बिहार के। और इसमें जो है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 23% है, यानी कि 23% भूमि जो है बिहार की, उस पर किसी तरह का भी कृषि कार्य नहीं होता है। अच्छा, जिस पर जो कृषि होती है उस क्षेत्र का हिस्सा है 55.2%। और जो भूमि पड़ती है जिस पर और भी कुछ नहीं होता है उसका हिस्सा जो है 11.9% है। और जो वन क्षेत्र है वो 7.5% है। और देखो, अधिकांश ग्रामीण परिवार अपनी जीविका के लिहाज से खेती और अन्य आर्थिक कार्यों के लिए ज़मीन पर निर्भर है। इसलिए भूमि संसाधन कृषि रोड मैप 3 जो है, इसमें जैविक खेती और बेहतर जल प्रबंधन और के अभ्यासों को अपनाकर कृषि की संभावनाओं को साकार करने पर भी जोर दिया गया है, जो बिहार की दूसरी हरित क्रांति का कारण बने। बिहार में गंगा के दोनों ओर क्षेत्रों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाने और किसानों को जैविक खेती के तौर तरीके अपनाने और रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम से कम करने के लिए शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनिंदा फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलेवार रुझान। बिहार के ज़िलों में प्रमुख फसलों के उत्पादकता के मामले में काफ़ी अंतर मौजूद है। चावल, गेहूँ, मकई, दलहन। 2019-20 में क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार रुझान तालिका क्रमशः देखो, चावल की एक महत्वपूर्ण फसल है। चावल बिहार की एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी उपज मुख्यतः पानी की उपलब्धता पर निर्भर होती है। राज्य में 2019-20 में चावल के उत्पादन के मामले में प्रमुख जिले रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर थे, जिनका राज्य में कुल उत्पादन में 27% तक का हिस्सा था। और गेहूँ रबी मौसम में उपजाई जाने वाली फसल है। 19-20 में गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादन 3742 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ है। बेगूसराय में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ गेहूं का 3742 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और सबसे कम जो हुआ है वो 1725 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गया जिले में हुआ है। मकई, देखो, मक्का का उत्पादन में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पशु आहार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दलहन का उत्पादन जो है ये 2019-20 में शीर्ष जिले पटना है, सुपौल है, मधुबनी है। और प्रमाणित बीजों की खरीद में सहायता के लिए सरकार धान, गेहूं, दलहन, तिलहन के लिए बीज सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। ईख। बिहार में सर्वप्रमुख व्यावसायिक फसल के रूप में ईख की खेती राज्य के लगभग 2.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। इसका महत्व ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए होता है। ईख का उत्पादन जो है राज्य में हुआ था 150 लाख टन था, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा राज्य ईख की उत्पादकता के मामले में काफ़ी अंतर है। 2019-20 में मुख्य ईख उत्पादक जिलों में पश्चिम चंपारण शीर्ष पर था, जिसमें कि 84 लाख टन ईख उत्पादन हुआ था, जो राज्य के कुल उत्पादन में 56% से भी अधिक योगदान देता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना ईख उत्पादन के लिए प्रमुख प्रोत्साहन योजना है, जिसका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चुने गए कृषक लाभार्थियों को सब्सिडी प्रमाणित बीज वितरित करना है। बिहार के राज्य के सकल घरेलू क्षेत्र में सब्जी का लगभग 6% हिस्सा है, लेकिन कृषि उत्पाद के कुल मूल्य में इनका 35% से अधिक हिस्सा है। देखो, बिहार में जो फसल का उत्पादन होता है बागवानी निर्देशालय के अनुसार, देखो इसमें क्या है ना कि केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बिहार में 43.4%। और उसके बाद अनानास का होता है 26.7%, पपीते का 20%, तरबूज का 16%, अमरूद का 15%, आम का 9%, लीची का 8%, आंवले का 8% और अन्य का 7% है। 2019-20 में कुल सब्जी उत्पादन बिहार में जो 160 लाख टन रहा, 160.46 लाख। देखो, बिहार के 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का क्रियान्वयन हो रहा है।
राज्य सरकार फलों और सब्जियों के त्वरित उपरांत प्रबंधन के लिए अधोसंरचना, स्थापना और छँटाई और वर्गीकरण और पैकेजिंग की सुविधा से युक्त वातानुकूलित बाजार के विकास को महत्व दे रही है। ग्रामीण जीविका बढ़ाने की संभावना मौजूद है फूल की खेती में। बिहार राज्य में गुलाब, गेंदा, चमेली व्यावसायिक खेती से किसानों को ज़बरदस्त लाभ हो रहा है। 2019-20 में सर्वाधिक 7.3 हज़ार टन उत्पादन गेंदे का हुआ था। देखो, बिहार में जो है बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध की गई है और इसके अलावा राज्य सरकार जो है किसानों को नई प्रौद्योगिकी और उच्च उपज प्रभेदों से भी परिचित करा रही है, जैसा कि कृषि रोड मैप 3 में वर्णित है। सरकार जो है शीतगृहों, शीत श्रृंखला और क्षमता बढ़ाने में निवेश कर रही है। पॉली हाउस शीतगृहों के निर्माण के कारण राज्य में ऊंची कीमत वाली सब्जियों की खेती बढ़ी है। बिहार में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए सूक्ष्म प्रणाली के जरिए पानी की उपयोगिता को बढ़ावा दिया। देखो, 7 निश्चय 2 में आत्मनिर्भर बिहार के लिए राज्य सरकार राज्य में हर खेत को पानी देने का वादा कर रही है। इसके लिए लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग अधिकारियों की कुल 534 ग्रामीण संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण टीमें बनाई गई है, जिसमें जल संसाधन विभाग नोडल अभिकरण की तरह है। राज्य सरकार हर खेत को पानी देने के लिए कृत संकल्प है और माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई परामर्श बैठक के आलोक में 28 जून 2020 को बिहार के मुख्य सचिव ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। भूमि सुधार विभाग के डिजिटलीकृत राजस्व प्रलेखों के आधार पर कृषि विभाग के कृषक सलाहकार कृषि समन्वय सहायता मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। कृषि समन्वय की सहायता से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। मोबाइल ऐप में जमाबंदी के साथ साथ निम्नलिखित भूखंड और वार रिटर्न लिए गए हैं: कुल क्षेत्रफल, कुल सिंचित क्षेत्र, कुल असिंचित क्षेत्र, वर्तमान सिंचाई व्यवस्था, जल स्रोत से खेती की दूरी, असिंचित क्षेत्रों में जल संसाधन की जरूरत और किसानों के बारे में ये संयुक्त तकनीकी से हर खेत को पानी कार्यक्रम के तहत सिंचाई प्रणालियों के विकास के लिहाज से क्षेत्रों और संभावित निकायों और सिंचाई परियोजनाओं की पहचान के लिए जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ऊर्जा, कृषि, पंचायती राज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तकनीकी सर्वेक्षण जारी है। देखो, 2019-20 में राज्य के 8 जिले, ठीक है ना, राज्य सरकार ने 2019-20 में बिहार राज्य के 8 जिले नालंदा, नवादा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, मधुबनी में जलवायु अनुकूल कृषि की एक पायलट योजना शुरू की है। फसल और उसके प्रभेदों के चुनाव, बोने की विधि और कीटों और पीड़कों और पोषक तत्वों और पानी, फसल के ठुंड प्रबंधन में बदलाव लाकर वर्तमान फसल प्रणाली की जगह जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली ले आने की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया पूसा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पूर्वी क्षेत्र पटना के वैज्ञानिक द्वारा चिन्हित गाँव में बड़े पैमाने पर निर्देशन किए गए हैं। पायलट योजना के अनुभव अत्यंत उत्साहवर्धक थे। परियोजना संबंधी हस्तक्षेप के कारण फसलों की उत्पादकता, किसानों की आय बढ़ी है। पायलट योजना के अनुभवों के आधार पर राज्य सरकार ने योजना विस्तार 2020 में रबी मौसम में सभी जिलों में कर दिया है। प्रत्येक जिले में 5 गाँव को योजना में शामिल किया गया और जलवायु अनुकूल कृषि और निदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में किसानों को दिखाए ले जाया गया है। जिला स्तर पर कृषि विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया गया है और कृषि विज्ञान केंद्र 2.5 एकड़ जमीन को जलवायु अनुकूल कृषि हेतु दीर्घकालिक प्रयोग के लिए वर्णनाकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र से भी तकनीकी सहायता ली जा रही है। इसके अलावा मनीला स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र से भी तकनीकें ली जा रही है। देखो, निगम का मुख्य कामकाज बीज उत्पादन, बीज प्रसंस्करण, बीज वितरण के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन शीर्ष और अधिकारी जवाबदेह होते हैं। निगम के 6 केंद्रों के बीज प्रसंस्करण का काम होता है: कुदरा कैमूर में, शेरघाटी गया में, हाजीपुर वैशाली में, बिहटा पटना में, बेगूसराय पटना और भागलपुर और बेगूसराय, जिनकी संयुक्त प्रसंस्करण क्षमता 5.30 लाख क्विंटल प्रति वर्ष है। गोदाम का काम पूरा होने के बाद जो अभी कुदरा में निर्माणाधीन है, वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाकर 8 लाख टन हो जाएगी। इसमें राज्य में कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित आधार बीजों का उत्पादन होगा। प्रगतिशील किसानों की खेती से प्राप्त आधार बीज के जरिए उत्पादित प्रमाणित बीजों का उत्पादन भंडारण होगा। प्रसंस्करण और प्रमाणन के बाद प्रसंस्करण इकाई प्रमाणित बीजों का प्रसंस्करण, टैगिंग और कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी शुद्ध दर पर बीजों का वितरण किया जाएगा।